हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ये सी सेट के अंदर जो कॉम्प्रीहेंशन हम देख रहे थे, तो हमने 2018 के पेपर के कॉम्प्रीहेंशन देखे थे। फिर मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि 2019 के जो एजम्पशन बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं उनको कराने के लिए रिक्वेस्ट आई थी, तो उसी के बेसिस पे आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम 2019 के पेपर को देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि यूपीएससी मैंने 6 बार दिया हुआ है, वो सब आप इंट्रोडक्शन आप पता ही है पहले से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम करेंगे क्या आज के लेक्चर के अंदर? आज के लेक्चर के अंदर हम 2019 का पेपर, 2019 का सी सेट का पेपर देखेंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, 2019 के प्रैक्टिस की, जिसके अंदर हम ऐसे पैसेजेस देखेंगे जिसमें एक ही पैसेज के अंदर 2 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन वाले पैसेज, कुछ अजम्पशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें अजम्पशन पूछा गया हो, क्या क्या अजम्पशन वैलिड है। ठीक है, तो वो देखेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग पैसेज भी होगा इसके अंदर, वर्ड्स जो हैं वो मोर देन 150 वर्ड्स भी होंगे इस पैसेजेस के अंदर। ठीक है, तो 2019 के हम पैसेजेस देखेंगे। अगर कंपेयर किया जाए 2018 के मुकाबले 2019 के पेपर को, तो ये कहा जा सकता है कि 19 का जो सी सेट वाला पेपर है उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा टफ कहा जा सकता है। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से, ताकि अगर 2020 के अंदर थोड़े से टफ क्वेश्चन फेस करने को मिले तो उसको भी हम कैसे आसानी से स्कोर कर सकें, ताकि कट ऑफ जो है वो इजीली हम क्लियर कर सकें और हमारा ध्यान रहे जीएस के पेपर 1 के अंदर और मेंस के ऊपर, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि भैया सी सेट का वाला पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा 2019 का पेपर है। ठीक है, सी सेट का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, आप रीड कर सकते हैं इसके अंदर। आई होप सभी को रीड करने के लिए विजिबल हो। ठीक है, तो 1 सेकेंड। ठीक, 1 सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर देखिए, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट क्या दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड कर लीजिए आप एक बार। थोड़ा सा पहले क्या रखना है, कुछ पुराने मूल मंत्र जो हमने पहले के पैसेजेस के अंदर देखे थे, ठीक है, उन मूल मंत्र को ना भूलें। पहला ये कि पैसेज को एक जल्दी से रीड मारे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा पैसेज नहीं है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें उसे, और पैसेज की थीम को समझने की कोशिश करें कि थीम क्या है। पैसेज पॉइंट जो टॉपिक है उसको लेकर पैसेज नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। ठीक है ना, और थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलें। ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलें। तो देखिए यहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नो डाउट हैव टू टेक हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी सीरियसली। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस टेकन नोट ऑफ वैरायटी ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। अक्रॉस अ नंबर ऑफ रॉन्ग सच एज इकोनॉमिक डेप्रीवेशन की बात की गई है। ठीक है, तो कैटेगरी हिस्टोरिकल अनजस्टिस की बात की गई है। हिस्टोरिकल अनजस्टिस जिसे कहा गया है कि वो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ रिकॉग्निशन, यहाँ तक उसको रूट्स बताए गए हैं उसके। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी को कॉम्प्लेक्स बताया गया है क्योंकि ओवरलैप है कई सारे रॉन्ग्स के बीच में, और इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के रॉन्ग्स हुए हैं हिस्ट्री में, ठीक है, उनके अंदर पार्शियल ऑटोनॉमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बेसिकली थीम किस चीज़ के ऊपर है, जो हिस्टोरिकली रॉन्ग्स हुए हैं। ठीक है, तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि मतलब पैसेज जो ऑथर है वो ये कहना चाह रहा है कि जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं उनको हिस्ट्री ऑफ इनजस्टिस जैसे कि अनटचेबिलिटी को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो आज के समय में भी हो रहे हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं रिपेयर को। थोड़ा सा ये थीम है, मतलब कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसका जो रिपेयर है, रिपेयर मतलब इनजस्टिस को ठीक करना, उसके खिलाफ कुछ रेजिस्टेंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये बेसिक थीम ये है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात की जा रही है, तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस के खिलाफ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रखा जा रहा है पैसेज के अंदर। ठीक है, तो अब मेन आइडिया यही जो हमने अभी बात की है, मेन आइडिया पूछा गया है इसके अंदर, मेन आइडिया क्या है। ठीक है, तो पैसेज के अंदर हिस्टोरिकल अनजस्टिस की बात की गई है, तो मेन आइडिया में पहला वाला ऑप्शन दे रहा है, अनटचेबिलिटी इन इंडिया हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली बाय पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो पैसेज में जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि उनको सीरियसली लेना चाहिए, इस बात में कोई डाउट नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़िए, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट को
सीरियसली लेना चाहिए इनजस्टिस को, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कह रहा है वो। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है पैसेज के अंदर, ठीक है। तो वही अपना ज्ञान हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये नहीं कह रहा है। और दूसरी बात, अनटचेबिलिटी इन इंडिया, ठीक है। तो यहां पे मुझे एज सच कहीं पे ना अनटचेबिलिटी इन इंडिया की बात भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो वो अनटचेबिलिटी की बात है, लेकिन फिर भी ये जो बात कही गई है कि हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया कि उन्होंने लिया ही नहीं है सीरियसली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम वहां पे नहीं यूज किया गया, इसलिए ये आंसर तो सही नहीं हो सकता। दूसरी लाइन के ऊपर चलते हैं। हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी एंड इज ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर। अब देखिए कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, यानी कभी भी इसमें रिपेयर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि टू रीजंस माइट अकाउंट फॉर रेजिस्टेंस टू रिपेयर, यानी रेजिस्टेंस यानी रिपेयर को रेजिस्टेंस है। मतलब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि यार मतलब मैं बच्चों को, अपने छोटे बच्चे को कपड़े पहनाता हूं तो वो रेजिस्ट करता है, पहनने से मना करता है छोटा बच्चा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कपड़े पहनेगा ही नहीं, पहन ही नहीं सकता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है रिपेयर को, पर यहां क्या कह रहे हैं, ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, ठीक है। और हिस्टोरिकल इनजस्टिस इज इनएविटेबल इन एनी सोसाइटी, एनी सोसाइटी की यहां पे कहीं पे भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो वही वाली बात, जो चीज नहीं दी है पैसेज में वो सही नहीं हो सकती। ऑलवेज बियॉन्ड रिपेयर, ये तो बात ही गलत है, क्योंकि पैसेज में बोल रहा है कि रेजिस्टेंस है रिपेयर को, यानी थोड़ी सी मुश्किलें हैं, नामुमकिन नहीं बोला है, ठीक है। अगली लाइन के ऊपर चलते हैं। अगला जो वो है ऑप्शन, वो कह रहा है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डेप्रिवेशन हैव रूट्स इन बैड इकोनॉमीज, यानी कि खराब अर्थव्यवस्था की वजह से सामाजिक, क्या कहते हैं, बुराई, एक तरीके से सामाजिक जो भेदभाव है उसका रूट बोला है बैड इकोनॉमीज में। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है पैसेज के अंदर। द कैटेगरी ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस, अंडरलाइन किया हुआ है ना, वहां जाइए सीधे। नंबर ऑफ रॉन्ग्स, हिस्टोरिकल इनजस्टिस कई रीजन की वजह से है, जैसे कि इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, सोशल डेप्रिवेशन और लैक ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये बोला है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस इकोनॉमिक डेप्रिवेशन की वजह से हुआ। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन और बैड इकोनॉमीज अलग अलग शब्द है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके अलावा सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिक डेप्रिवेशन, ये दोनों हिस्टोरिकल इनजस्टिस का पार्ट है, ना कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन और जो डेप्रिवेशन है दे रूट्स इन बैड इकोनॉमीज। इकोनॉमीज की तो कहीं बात ही नहीं की गई, बैड इकोनॉमीज, ठीक है। इकोनॉमिक डेप्रिवेशन की तो बात हुई है, जो भी पार्ट बताया गया है किसका, हिस्टोरिकल इनजस्टिस का। लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन का कारण बैड इकोनॉमीज है, ना ही डायरेक्टली कहा गया है ना ही इनडायरेक्टली कहा गया है। तो कोई चीज नहीं कही गई है तो अपने ज्ञान से नहीं लेके चलेंगे और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने आप कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। इट इज डिफिकल्ट, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो यही तो अभी हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहां क्या लिखा हुआ है पैसेज के अंदर कि रेजिस्टेंस टू रिपेयर, रेजिस्टेंस टू रिपेयर यानी कि रिपेयर करने में मुश्किलें हैं। और ये चौथा ऑप्शन भी क्या कह रहा है, सेम बात ही तो कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट, मुश्किल है रिपेयर करना, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू रिपेयर एवरी मैनिफेस्टेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिस। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सीधे सीधे सही हो रहा है पैसेज के अंदर, ठीक है। आई होप क्लियर है सभी को। चलिए अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशन। देखिए अजम्पशन यानी कि क्या क्या अज्यूम किया जा सकता है इस पैसेज को लेकर, क्या क्या माना जा सकता है इस पैसेज के अनुसार, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू रिमूवल ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए पूरे पैसेज के अंदर हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात की गई है और हिस्टोरिकल इनजस्टिस किस किस तरीके का होता है उसमें बोला इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। तो कहीं पे भी ये नहीं किया, कहीं पे इस पैसेज के अंदर ना ये नहीं कहा गया है कि मतलब उसको हटाया कैसे जाएगा, ठीक है ना। हटाने की बात नहीं की गई है कि कैसे उसको हटाने का, रिमूवल की तो कोई खास सच बात भी नहीं हुई है इतनी ज्यादा, ठीक है। रिपेयर की बात हुई है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है अजम्पशन में कि इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन को अगर हटा देंगे तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है।
इस तरीके का कोई भी ओपिनियन पैसेज से नहीं बन रहा है। ये एक ओपिनियन है ना कि आप इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हटा दीजिए तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हट जाएगा, ऐसा कोई ओपिनियन ये पैसेज नहीं बना रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट, डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज द बेस्ट वे टू रिपेयर हिस्टोरिकल रॉन्ग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे किस तरीके की पॉलिटी बेस्ट रहेगी इस चीज की बात ही नहीं की गई है। कौन सी पॉलिटी, डेमोक्रेसी या ऑटोक्रेसी, किसी ये इस तरीके की पॉलिटी की तो पूरे पैसेज में कहीं बात ही नहीं कही गई कि कैसी सरकार होनी चाहिए। कहीं बात हुई है क्या पूरे पैसेज के अंदर? सिर्फ हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात हो रही है और उस हिस्टोरिकल इनजस्टिस को रिपेयर करने की बात हो रही है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया है कि कोई भैया ये वाला तरीका बुरा है। अगर कोई ये तरीका बोल देते वो लोग कि मतलब पैसेज के अंदर कि ये तरीका खराब, ये तरीका खराब, बचा केवल एक ही तरीका डेमोक्रेटिक पॉलिटी, तो हम अज्यूम कर सकते थे कि भैया सारे तरीके खराब हैं सिवाय इसके। लेकिन पैसेज के अंदर डेमोक्रेटिक पॉलिटी की किसी चीज की बात की ही नहीं गई है। ठीक है, तो क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटी और किसी भी प्रकार की पॉलिटी की बात नहीं की गई है तो आप ऐसा अजम्पशन कर कैसे सकते हैं? ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो पहले वाले पैसेज के पहले मेन आइडिया का आंसर भी डी है और दूसरे का आंसर भी डी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ना ही 1 ना ही 2, ये ऑप्शन तो सारे तीनों गलत हो गए। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा है कि देखिए थोड़ा सा पैसेज के अंदर क्या है, अगर आप वोकेबलरी को इंक्रीज कर लेंगे अपनी और फोकस को इंक्रीज कर लेंगे तो ये थोड़े बड़े पैसेजेस जो है ना, ये थोड़े ज्यादा शब्दों वाले, इनको भी रीड करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, इनकी थीम समझने में तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, हमें बस अपने आप को पैसेज तक ही बांध के रखना है। ठीक है, पैसेज का जब हम रीड करेंगे ना तो हमें इतना समझना है कि पैसेज की लिमिट क्या है, ऑथर ने अपने आप को कहां तक बांध के रखा है। अगर ऑथर ने अपने आप को बांध रखा है सीमाओं के बीच तो उन सीमाओं को आप भी नहीं लांघेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर उसने अपने आप को किसी टॉपिक में सीमाओं के बीच इस पैसेज के अंदर बांधा हुआ है तो आपको भी वो सीमाएं मेंटेन रखनी है। आप ये नहीं है कि वो कहीं डेमोक्रेटिक पॉलिटी की बात ही नहीं कर रहा है और आप अपने अजम्पशन में लेके चले गए उसे। ठीक है, तो वही वाली बात है, पैसेज में अपने को लीड करना। हो सकता है आपको लग रहा है, आपको ये आपने बहुत सारी पॉलिटी पढ़ी हुई है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि यार डेमोक्रेटिक पॉलिटी तो सही में सही बात है, अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी किसी देश के अंदर तो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स तो उसके सही हो ही सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही हो सकता है, ऐसा माना जा सकता है। देखिए जब ऑथर ने कुछ ऐसा नहीं माना है तो आप पैसेज के अंदर ये नहीं मानिए। ऑथर ने कहीं पे भी किसी भी प्रकार की पॉलिटी की बात नहीं की गई है तो हम भी इस चीज की बात नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल हो जाती है ये पैसेज अगर आप अपने आप को सीमित रख लें पैसेज की सीमाओं के अंदर। ठीक है ना, यही आपको हिंदी वाले पैसेज जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी मैं यही कहूंगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही कहेंगे, सेम चीज है। ठीक है ना, तो आप जो हिंदी मीडियम में भी कर रहे हैं उनके लिए भी यही, आप पैसेज को देखिए और जो पैसेज लिखने वाला ऑथर है उसकी सीमाओं के तहत ही हम रहेंगे। ठीक है, अगला पैसेज रीड करते हैं। चलिए क्या कह रहा है अगला पैसेज, एजुकेशन प्लेज अ ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ। सबसे पहले ठीक है, एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटरी रोल इन लाइफ, पर्टिकुलरली सो चेंजिंग ग्लोबलाइजिंग और चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर तो और ज्यादा। ठीक है ना, यूनिवर्सिटीज आर कस्टोडियंस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ठीक है, culture is activity of thought and receptiveness of beauty and human feelings. A merely well informed man is only a bore on God's earth. ठीक है, what we should aim at is producing men who possess both culture and expert knowledge. यानी क्या कह रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे थीम क्या समझ में आ रही है कि केवल जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, वेल इन्फॉर्म्ड है, वो इतना सही नहीं है उसकी एजुकेशन। ठीक है, बेटर क्या है, जो इनके पास बोथ कल्चर नॉलेज भी हो और एक्सपर्ट नॉलेज भी हो। एक्सपर्ट नॉलेज विल गिव देम अ फर्म ग्राउंड टू स्टार्ट एंड देयर कल्चर विल लीड देम टू एज डीप एज फिलोसफी एंड एज हाई एज आर्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पैसेज रीड कर लिया, थीम समझ में आ गई। थीम बात कर रही है नॉलेज की, एजुकेशन के रोल की बात की जा रही है बदलते वक्त के साथ, यूनिवर्सिटीज की थोड़ी सी बात की गई है और ये कहा गया है पैसेज के अंदर कि एजुकेशन जो है वो केवल वेल इन्फॉर्म्ड वाली एजुकेशन नहीं, उसके अंदर कल्चर का भी हिस्सा होना जरूरी है। दोनों मिलके काम करेंगे तो बेटर होगा। ये समझ में आ रहा है, बेसिक थीम इतनी सी समझ में आई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। चलिए अजम्पशन वाली बात जो आपकी रिक्वेस्ट थी, अजम्पशन वाली बात देखते हैं क्या कह रहा है। अ सोसाइटी
विदाउट वेल एजुकेटेड पीपल कैनॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मॉडर्न सोसाइटी। अगेन एक्सट्रीम स्टेटमेंट कि अगर वेल एजुकेटेड पीपल है ही नहीं तो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में नहीं बदल सकती। चलिए पैसेज के अंदर चलते हैं थोड़ा सा, क्या ऐसी बात कहीं कही गई है पैसेज के अंदर? एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट, एजुकेशन का रोल ग्रेट है, ठीक है, प्लेज अ ग्रेट रोल, लेकिन ओनली एजुकेशन प्लेज अ रोल नहीं, एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, बड़ा रोल है चेंजिंग सोसाइटी के अंदर एजुकेशन का। क्या पर अकेले एजुकेशन का रोल है? नहीं, केवल वेल एजुकेटेड मैन, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूज नहीं किया गया है। एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, ओनली एजुकेशन प्लेज द रोल तो अलग बात है, यहां पे बोला गया एजुकेशन प्लेज अ ग्रेट रोल। अगर यहां पे भी ऐसा लिखा होता कि सोसाइटी विदाउट वेल एजुकेटेड के ज्यादा चांसेस हैं, अगर वेल एजुकेटेड पीपल है तो ज्यादा चांसेस हैं मॉडर्न सोसाइटी होने के, लेकिन कैनॉट भी, हाँ, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं यूज किया गया है, तो इतना एक्सट्रीम अजम्पशन भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया कि क्यों इतना एक्सट्रीम अजम्पशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि पैसेज में कहीं पे भी इतना एक्सट्रीम यूज नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा जो मार्किंग होगी वो हटा देता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला अजम्पशन, विदाउट एक सेकेंड, चलिए तो क्या कह रहा है अगला अजम्पशन? विदाउट अक्वायरिंग कल्चर अ पर्सन्स एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो देखते हैं पैसेज के अंदर कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, एक्सट्रीम टाइप है कि अगर कल्चर एक्वायर नहीं किया है तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। सीधे सीधे एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि कल्चर नहीं तो एजुकेशन कंप्लीट नहीं। ठीक है, तो देखते हैं क्या यहां पे ऐसा कुछ कहा गया है क्या। यहां पे देखिए क्या लिखा है, अ मियरली वेल इन्फॉर्म्ड मैन इज ओनली अ बोर्स ऑन गॉड्स अर्थ, व्हाट वी शुड एम इज प्रोड्यूसिंग मैन हु पोजेस बोथ कल्चर एंड एक्सपर्ट नॉलेज। ठीक है, तो यानी कि कल्चर होने को जरूरी बोला जा रहा है, यहां पे कल्चर होने को थोड़ा सा जरूरी बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या यहां क्या बोल दिया कि केवल वेल इन्फॉर्म्ड मैन है, तो वो उसको तो बोर बोला गया है गॉड्स अर्थ के ऊपर, एक तरीके से बोझ टाइप हो गया। ठीक है ना, यानी कि एक तरीके से एजुकेशन नहीं मान रहे उसकी कि केवल वेल इन्फॉर्म्ड है, तो वो क्या कह रहा है कि हमारा एम होना चाहिए ऐसे मैन प्रोड्यूस करने का जिनके पास कल्चर भी हो और एक्सपर्ट नॉलेज भी हो। तो एक तरीके से उसके कहने का क्या मतलब है कि एजुकेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब उसके पास एक्सपर्ट नॉलेज के साथ साथ कल्चर भी हो। ठीक है, तो यानी कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है और अजम्पशन भी इतना एक्सट्रीम नहीं है। तो ये बात मानी जा सकती है बिल्कुल कि अगर कल्चर नहीं है तो पर्सन की एजुकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ठीक है ना, अगर कल्चर नहीं है तो उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, ये अज्यूम कर सकते हैं हम पैसेज के अनुसार। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाले का 1 नहीं और 2 ओनली। तो ये आपका आंसर हो गया बी। आई होप सभी को समझ आ रहा हो कि क्या अज्यूम किया गया है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगले पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैसेज इसके मतलब ये स्टार्टिंग के पैसेज थोड़े से लंबे हैं, बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है। जिन लोगों को अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हो तो वो मेरा अगेन वही कहना है उनसे कि आप बेसिक न्यूमरेसी और शॉर्ट पैसेजेस के ऊपर फोकस करें। जैसे कि ये शॉर्ट पैसेजेस है, भले ही इसमें अजम्पशन का क्वेश्चन है लेकिन पैसेज शॉर्ट है। तो ठीक है, तो क्या कह रहा है पैसेज ये और देख लेते हैं। सॉइल इज नियरली ऑल आर फूड ग्रोथ, सॉइल के अंदर हमारा सारा खाना उगता है, ये एक लिविंग रिसोर्स है और कई सालों में बनता है। इट कैन वैनिश, कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता है। हर साल हम इतना फर्टाइल सॉइल लूज कर देते हैं। ये अलार्म वाली स्थिति है, किसके लिए? खासकर मतलब केवल खाना फूड उगाने वालों के लिए नहीं, अलार्मिंग स्थिति है लेकिन केवल खाना उगा यानी दूसरों के लिए भी है। सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सॉइल यानी कि ये नहीं है कि खाना ही नहीं उगेगा सिर्फ, दूसरों को भी परेशानी होगी। और वो आगे बता रहा है वो कि सॉइल कैन ट्रैप ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, उसकी भी थोड़ी सी बात कर रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है प्लस सॉइल की वजह से जो फूड होता है। यानी कि थीम क्या है बेसिकली इस पैसेज की कि भैया सॉइल जो है उसमें हमारा खाना उगता है सारा। ठीक है, ये एक लिविंग रिसोर्स है। ये
सॉइल का इरोजन हो रहा है, और इस इरोजन की वजह से खाना उगाने वाले ही नहीं दूसरे लोगों को भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि सॉइल जो है वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोर करके रखता है अपने, जो कि एटमॉस्फेयर में उसे नहीं जाने देता है। ठीक है, तो अब क्या क्या एजम्पशन किया जा सकता है पैसेज के अंदर। पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लार्ज स्केल सॉइल इरोजन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड फूड इनसिक्योरिटी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, चलिए देखिए, पहली बात तो ये कि फूड इनसिक्योरिटी वर्ल्ड के अंदर है, इस चीज को लेकर ज्यादा कहीं बोला नहीं गया है। ठीक है ना, कहां पे बात की गई है फूड इनसिक्योरिटी की, कि वर्ल्ड के अंदर फूड इनसिक्योरिटी है, ये कहीं बोला गया है? कहीं ऐसा इनसिक्योरिटी की तरफ इशारा किया गया कि खाने की भैया कमी हो गई है? हाँ, ये बोला है कि इतना सॉइल लॉस हो रहा है, ये अलार्मिंग है, ना ही केवल फूड प्रोड्यूसर्स की बात की गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलो बात मान सकते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, किसकी वजह से? सॉइल इरोजन की वजह से। सॉइल इरोजन, ये अजम्पशन किया जा सकता है कि सॉइल इरोजन की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। थोड़ी सा मान लिया कि चलो फूड इनसिक्योरिटी हो गई है, थोड़ी, इतना नहीं दिखाई दिया तो भी, लेकिन इज अ मेजर रीजन फॉर वाइड स्प्रेड। बात समझ में आ रही है? ये क्या कह रहा है? ये एक तरीके से बहुत बड़ा ओपिनियन दे रहा है। ये कह रहा है कि केवल सॉइल इरोजन ही सबसे बड़ा रीजन है फूड इनसिक्योरिटी का दुनिया की। तो इतना तो भैया कहीं पे बात नहीं की गई पैसेज की। पहली बात तो फूड इनसिक्योरिटी की ऐसा सच बात ही नहीं की गई, और दूसरे देखिए, मैं बोलूं कि यार रतन इस क्लास का सबसे बेस्ट, मतलब मैं बोलूं रतन जो है वो अच्छा पढ़ता है, ठीक है, तो मैं अगर उसमें ये अजम्पशन कर लूं कि रतन सबसे अच्छा पढ़ता है पूरी क्लास के अंदर, तो गलत होगी नहीं गलत होगी कोई बात? अगर मैं ये कहूं कि सॉइल इरोजन की वजह से दुनिया में दिक्कतें आ रही हैं खाने की, और दूसरा से ये अज्यूम कर लूं कि केवल मतलब दुनिया में जो खाने की दिक्कत आ रही है उसका सबसे बड़ा रीजन ही सॉइल इरोजन है, ये दोनों चीजों में फर्क है। देखिए मैं फिर से क्या कह रहा हूं, सुनिए बात को, सॉइल इरोजन की वजह से दुनिया में खाने की आपूर्ति में कमी आ रही है, एक ये सेंटेंस हो गया, और दूसरा ये कि दुनिया में जो खाने की आपूर्ति में कमी आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण ही सॉइल इरोजन है। ये दोनों सेंटेंस एक जैसे नहीं है, दोनों सेंटेंस एक जैसे नहीं है, तो वही आपको दो सेंटेंस के थीम का फर्क पता लगाना है। तो क्योंकि इसके अंदर ऐसा बोल दिया कि सॉइल इरोजन ही मेजर रीजन है, तो दूसरे रीजन की तो बात ही नहीं की गई, कंपेयर तो किया ही नहीं किया दूसरे रीजनों से, तो जब दूसरे रीजन से कंपेयर ही नहीं किया गया तो इसे मेजर कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये अजम्पशन तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सॉइल इरोजन इज मेनली एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव निर्मित, ठीक है, कि ये जितना भी सॉइल इरोजन हो रहा है ये मानव द्वारा हो रहा है। पूरे पैसेज में सॉइल इरोजन हो क्यों रहा है इसकी बात ही नहीं की गई है। सॉइल इरोजन वाई की बात ही नहीं की गई है। सॉइल इरोजन हो रहा है और उससे क्या दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स की बात की गई है सॉइल इरोजन की, ठीक है ना, फूड की प्रॉब्लम्स की बात की गई है, ठीक है, और CO2 की बात की गई है, ठीक है। सॉइल इरोजन हो रहा है, कितना हो रहा है ये बताया गया है, पर क्यों हो रहा है वाई पे पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है, और वाई की अगर पैसेज में बात नहीं की गई है तो वाई हम यहां पे भी नहीं देखेंगे। अज्यूम कैसे कर ले मानव द्वारा हो रहा है, हम आज जानते हैं, भले आज हमें अपने अंदर नॉलेज है कि भाई सॉइल इरोजन हम लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपना बाहर का ज्ञान बाहर ही रखें। पैसेज में कहीं पे भी ये बात नहीं की जा रही है कि सॉइल इरोजन किसकी वजह से हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी अज्यूम हम नहीं कर सकते। तीसरे के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया, तो इसके मतलब सीधा ही आपका आंसर बी हो जा रहा है वैसे तो, ठीक है ना, जब पहला और दूसरा गलत है, लेकिन तब भी रीड कर लेते हैं तीसरे को। तो तीसरा क्या कह रहा है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्प्स इन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो देखिए क्लाइमेट चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, एस्केपिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, यानी थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप और थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, ठीक है ना। जब वो ये कह रहा है ना पैसेज के अंदर, दैट इज अलार्मिंग नॉट जस्ट फॉर फूड प्रोड्यूसर, तो इनडायरेक्टली उसने एक तरीके से क्लाइमेट चेंज की बात की है, क्योंकि क्या बोला है कि मतलब सॉइल घट रहा है, तो ये केवल फूड उगाने वालों के लिए दिक्कत की बात नहीं है, इसकी वजह से काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाता है। तो अगेन थोड़ा सा हिंट किसकी तरफ चला गया है, क्लाइमेट चेंज की ओर। तो अगर सॉइल को, अगर मैं ये कह रहा है, पैसेज ये कह रहा है कि क्योंकि सॉइल खराब हो रहा है, सॉइल का मैनेजमेंट नहीं है, सॉइल इरोड कर रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इनडायरेक्ट अगर ये बात कही गई है तो मैं ये भी मान सकता हूं कि भैया सॉइल को अगर अच्छा कर लोगे तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा।
बात समझ में आ रही है? पैसेज में क्या कह रहे हैं कि सॉइल क्योंकि इरोड हो रहा है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉइल को इरोड करने से रोक लूं, मैनेज कर लूं, तो क्लाइमेट चेंज नहीं होगा, ये अज्यूम किया जा सकता है। इसी वजह से आपका ये जो तीसरा वाला है ये सही लग रहा है, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक, चलिए अगले पैसेज के अंदर जाते हैं। ये भी एक छोटा सा पैसेज है। क्या कह रहा है अगला पैसेज? इनइक्वालिटी इज विजिबल, इनइक्वालिटी इज विजिबल इवन स्टैटिस्टिकली मेजरेबल इन मैनी इंस्टेंसेस, मतलब मेजर भी किया जा सकता है इनइक्वालिटी को, बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव इट इज इन, मतलब जो आर्थिक शक्ति है जो इनइक्वालिटी को लाती है वो अदृश्य है, ठीक है, और उसको मेजर नहीं किया जा सकता है। लाइक द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पावर इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, पावर की वजह से ही मतलब एक तरीके से इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर वो चाहे इनइक्वालिटी इनकम की हो, वेल्थ की हो, या जेंडर, रेस, रिलीजन की हो, ठीक है। इट इफेक्ट्स इन परविजिव मैनर्स, हर जगह दिखाई देते हैं, उसके व्यापक हैं उसके एक तरीके से इफेक्ट्स, बट द वेज, पर वो तरीके जिसके तहत इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक टिल्स विजिबल इकोनॉमिक रिमेन इनविजिबली ऑब्सक्योर, यानी कि एक तरीके से किस तरीके से इकोनॉमिक पावर जो है वो ये ला रहा है, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक वेरिएबल को छेड़ रहा है, वो इतनी आसानी से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है इस पैसेज की थीम कि एक तो इनइक्वालिटी की बात की गई है, और इनइक्वालिटी के अलग अलग प्रकार की, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ, जेंडर, और हर प्रकार की इनइक्वालिटी को जोड़ा गया है पावर से, ठीक है, पावर से जोड़ा गया है, पावर से जोड़ा गया है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा इकोनॉमिक पावर की भी बात की गई है, ठीक है, इकोनॉमिक पावर की भी बात की है। तो अब देखिए पैसेज के अंदर क्या, पैसेज के अंदर अजम्पशन किए जा सकते हैं, क्या अजम्पशन किए गए हैं, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो क्या अजम्पशन किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है देख लेते हैं जरा, एक सेकंड, चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं पहला अजम्पशन क्या है। इकोनॉमिक पावर इज द ओनली रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। देखिए पहली बात, मैंने पहले ही कहा था कि अगर 10 तरीकों की बातें नहीं की गई हैं, कंपेयर नहीं किया गया है, तो हमें भी नहीं करना है। वही वाली बात कि रतन अच्छा पढ़ता है या रतन क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो यहां पे बोला तो गया है कि पावर की वजह से इनइक्वालिटी है, ठीक है, और पर यह कहीं नहीं किया गया है पावर के अंदर, इकोनॉमिक पावर की भी बात की गई है, इकोनॉमिक पावर की भी बात की गई है, बट इट इज द ओनली रीजन, दूसरे रीजन की तो बात ही नहीं की गई है, किसी दूसरे रीजन से कंपेयर भी नहीं किया गया है, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्योंकि पैसेज में यूज्ड नहीं है, इसलिए हमारे आंसर के अंदर भी हम नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए दूसरे वाले के अंदर जाते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है? इनइक्वालिटी ऑफ डिफरेंट काइंड, इनकम की इनइक्वालिटी, वेल्थ की इनइक्वालिटी रीइंफोर्सेस पावर। देखिए ये क्या कह रहा है सेंटेंस कि क्योंकि इनइक्वालिटी है इनकम की और वेल्थ की, इसकी वजह से पावर रीइंफोर्स हो रही है। यानी कि अभी तक पूरे पैसेज के अंदर क्या बोला जा रहा है, पूरे पैसेज की क्या थीम है कि पावर की वजह से इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है, पावर की वजह से इनइक्वालिटी हो रही है। लेकिन पूरे पैसेज में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि इनइक्वालिटी की वजह से पावर का बढ़-घटना हो रहा है। देखिए पूरे पैसेज के अंदर क्या किया गया है कि पावर इज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी, चाहे वो किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी हो, ठीक है। और उसके बाद एंड में भी पावर की ही बात की गई है कि पावर की वजह से कैसे इनइक्वालिटी हो रही है, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी पूरे पैसेज में ये नहीं कहा गया है उल्टा कि इनइक्वालिटी की वजह से पावर चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि पैसेज में ऐसा कहीं पे भी इस बारे में, इस डायरेक्शन में ऑथर गया ही नहीं है कि हालांकि ये बात आपको तो सही लग रही होगी कि ये बात तो बिल्कुल सही है यार, कि मतलब अगर एक आदमी के पास पावर ज्यादा है तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी हो गई है। लेकिन जैसे सोसाइटी के अंदर किसी एक कास्ट के पास पावर ज्यादा है तो इनइक्वालिटी हो गई है, कोई एक कास्ट ऊपर चली गई है दूसरी कास्ट नीचे हो गई है, और हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक कास्ट ऊपर चली गई है तो उसी के पास वापस पावर ज्यादा आ जा रही है। लेकिन इस डायरेक्शन में पैसेज नहीं गया है, अपना ज्ञान ना दौड़ाएं, पैसेज उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं गया है। पैसेज में केवल एक ही तरफ का वन वे है, पैसेज वन वे कैसा है, एक ही तरफ फ्लो हो रहा है, पावर से इनइक्वालिटी की तरफ, लेकिन इनइक्वालिटी से पावर की ओर कोई फ्लो नहीं है पैसेज के अंदर। तो इसलिए ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर 1 और 2 दोनों गलत है, तो ये तीन ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला भी गलत हो जाएगा,
सी वाला भी गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, इकोनॉमिक पावर कैन बी एनालाइज्ड मोर थ्रू इफेक्ट्स देन बाय डायरेक्ट एम्पेरिकल मेथड्स। देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि इकोनॉमिक पावर, जो पावर है उसको मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। अगर मेजर करना मुश्किल है, एम्पिरिकल मेथड क्या होता है, एम्पिरिकल मेथड मेजर करने का होता है, तो बिल्कुल सही बात है कि पावर कैन बी एनालाइज इफेक्ट्स के थ्रू। यही तो कह रहा है पैसेज के अंदर कि उसके कुछ इफेक्ट्स हैं। इफेक्ट्स क्या हैं, उसके इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। पावर के अंदर इनइक्वालिटी की बात की गई है, उसके इफेक्ट्स की बात की गई है, लेकिन उसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, ऐसा पैसेज के अंदर भी हिंट दिया जा रहा है। लिखा है ना यहाँ पे, देखिए, बट द इकोनॉमिक पावर दैट ड्राइव्स द इनविजिबल, इट इज इनविजिबल एंड नॉट मेजरेबल। तो इकोनॉमिक पावर जो है वो मेजरेबल नहीं है, उसके इफेक्ट्स को एनालाइज किया जा सकता है बस, ठीक है। यही तो कह रहा है ना कि इफेक्ट्स को एनालाइज ही तो किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ इनइक्वालिटी है और इनकम, वेल्थ, जेंडर, रेस, रिलीजन और रीजन की फॉर्म में हो सकती है। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन इसके अंदर अजम्पशन हमें सही लग रहा है और आंसर हो जाएगा इसका 5 का बी, ठीक है। चलिए अगले पैसेज की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला पैसेज क्या कह रहा है हमारा, क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली, रीड कीजिए अगला पैसेज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे लेंथनिंग हो जाएगी ग्रोइंग सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, इसकी बात की गई है, ठीक है। इसके बाद बोला गया अलग अलग तरीके की क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये बोला गया है कि कुछ मतलब फार्मर्स जो है वो नए प्लांट क्रॉप्स उगाएंगे, ठीक है। कुछ फार्म लैंड्स को बेनिफिट होगा, उसकी बात की गई है, ठीक है। और फिर बोला गया कि केवल क्लाइमेट की वजह से, अकेले क्लाइमेट की वजह से यील्ड्स यानी कि प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होता है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड, एग्रीकल्चर। तो पहली बात तो क्लाइमेट चेंज की बात की गई है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से ये कहा गया है कि कुछ लोगों का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कुछ लोगों का घट सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा उसकी वजह से, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है कि अदर इफेक्ट्स भी होंगे, वार्मर वर्ल्ड होगा, मोर पेस्ट, ड्रॉट्स क्रिएट होंगे, ठीक है। पर पूछा गया है कि क्या वर्ल्ड अडेप्ट करेगा, तो रिसर्चर्स क्या कह रहे हैं कि 4 अलग अलग क्रॉप्स हैं, उसके अंदर शिफ्ट देखा जाएगा, कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, ठीक है। इस तरीके की बेसिक थीम है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंस पूछ रहा है। इन्फ्रेंस कौन कौन सा हो सकता है इसमें से, तो पहला है फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड्स एंड डाइवर्सिफाई देयर फील्ड्स विल बी इन एडवांटेजियस पोजीशन इन फ्यूचर। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड्स, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा वो केवल क्लाइमेट नहीं डिसाइड कर रहा है। पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये शब्द ध्यान से देखना है, विल इन्फ्लुएंस हाउ फार्मर्स फेयर इन द वर्ल्ड। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बेटर होगी तो फार्मर का बेटर होने के चांसेस होंगे प्रोडक्शन के, ठीक है। तो फार्मर्स हु मॉडर्नाइज देयर मेथड, ठीक है, मतलब बेहतर कर लेंगे अपने तरीकों को और डाइवर्सिफाई कर लेंगे, उनके एडवांटेजियस पोजीशन होंगे, ठीक है। सिर्फ ये पर कोई एक्सट्रीम शब्द यहाँ पे नहीं बोला गया है, ठीक है। तो इसको हम सिरे से नहीं नकार रहे हैं, कुछ एक्सट्रीम यूज नहीं किया गया है और पैसेज के अंदर की ही बात की गई है। लेकिन अगेन हमें मोस्ट लॉजिकल निकालना है, तो आगे वाला भी रीड करेंगे हम। अगला क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज विल एडवर्सली अफेक्ट द क्रॉप डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए देखते हैं ऊपर, हमें तो मालूम है ऐसा होता है, हमारी बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर ये कहेगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप डाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, पर यहाँ कहाँ कहे जा रहा है, देखते हैं जरा। क्लाइमेट चेंज में एक्चुअली बेनिफिट की बात की गई है कुछ लोगों को, तो ठीक है, ज्यादा पेस्ट हो जाएंगे, ड्रॉट्स हो जाएंगे, फ्लड हो जाएंगे, ये बोला गया है, ठीक है। 4 प्रोडक्ट्स के अंदर शिफ्ट देखा जाएगा, अलग अलग लोग कह रहा है कि कुछ केस के अंदर फार्मर पुश टू न्यू प्लांट क्रॉप्स, फार्मर्स नए प्लांट क्रॉप्स और उगाएंगे इनको छोड़कर, ठीक है ना, ये बोला है। कुछ को बेनिफिट होगा, तो कहीं पे भी क्रॉप डाइवर्सिटी की तो बात ही नहीं की गई है पैसेज के अंदर कि कोई डाइवर्सिटी को इफेक्ट होगा, तो सीधे सीधे से खारिज कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम, शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉपलैंड विल लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड दस एन इंक्रीज इन ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए कह रहा है कहीं पे घटेगा कहीं पे बढ़ेगा, पूरे पैसेज में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि एकदम आप इन्फ्रेंस ये कर लो कि भैया प्रोडक्शन तो बढ़ने ही वाला है। उसने तो एक थोड़ा सा मतलब ऐसा किया है कि कहीं पे घटेगा कहीं पे बढ़ेगा, और वो ये भी कह रहा है कि और भी कई सारे फैक्टर्स है, पॉलिटिकल शिफ्ट, ग्लोबल डिमांड और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे कि फार्मर का प्रोडक्शन कैसा होगा फ्यूचर में। यानी एक तरीके से वो खुद भी ये दिखा रहा है कि वो अनिश्चित है कि भैया
भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो आप कैसे इन्फर कर सकते हैं कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब वो खुद ही पैसेज लिखने वाला ऑथर में देखा जा रहा है कि वो अनिश्चित तरीके से बोल रहा है कि भैया पता नहीं बढ़ेगा या घटेगा, कुछ का बढ़ेगा कुछ का घटेगा, ओवरऑल फार्मर का क्या होगा फ्यूचर में, ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मेजर शिफ्टिंग मेजर क्रॉप्स टू न्यू क्रॉप लीड टू ग्रेट इंक्रीज इन टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखिए नए एरिया की ओर क्रॉप्स जाएंगी, तो ये भी तो कह रहा है कि पुराने एरियाज खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ये तो आपने एक ओपिनियन बना लिया भाई कि ओवरऑल इंक्रीज होएगा प्रोडक्शन में, और इस तरीके का कोई ओपिनियन जो है वो हमारा ऑथर नहीं बना रहा है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन फ्यूचर। ठीक है, अगेन एग्रीकल्चर को इफेक्ट तो कर रहा है वो क्लाइमेट चेंज, यही पैसेज के अंदर बोल रहे हैं, पर बोल रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पैसेज में चलते हैं, पैसेज में क्या कह रहा है, क्लाइमेट अलोन डज नॉट डिक्टेट यील्ड। कह रहा है कि क्लाइमेट अकेला ही प्रोडक्शन को इफेक्ट नहीं करता है, पॉलिटिकल शिफ्ट भी करता है, ग्लोबल डिमांड भी करता है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी करता है। और कहीं पे भी इन चारों को इसने कंपेयर नहीं किया है कि किसकी पावर ज्यादा है, किसकी वजह से ज्यादा असर पड़ेगा। अगर उसने कंपेयर नहीं किया है तो हम भी ना करें। क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से ज़्यादा होगा या पॉलिटिकल शिफ्ट से ज़्यादा होगा या फिर ग्लोबल डिमांड से ज़्यादा होगा। क्लाइमेट चेंज को एक फैक्टर बताया, दूसरों को भी फैक्टर बताया, लेकिन कहीं पर भी उनको कंपेयर नहीं किया गया है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। इसी वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट लॉजिकल आपका ए वाला हो जाएगा। आई होप सभी को चलिए ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास हुई जिसके अंदर कुछ हमने पैसेज देखे 2019 के। अगले लेक्चर के अंदर भी 2019 के ही हम कुछ और पैसेजेस देखेंगे इसी जो 2019 के क्वेश्चन पेपर से। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर और अजम्पशन बेस्ड टाइप के पैसेजेस देखेंगे, थोड़े लॉन्ग पैसेजेस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।